हिंसा की आग में जल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। वो सेना के हेलीकॉप्टर में बैठकर किसी सुरक्षित जगह के लिए रवाना हो गईं। उनके साथ उनकी बहन भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के आवास पर भीड़ ने कब्जा कर लिया। देश के सेना चीफ वकारुज्जमान ने देश को संबोधित किया। सेना चीफ ने कहा कि अंतरिम सरकार अब देश को चलाएगी। हम देश में शांति वापस लाएंगे। हम नागरिकों से हिंसा रोकने का और छोड़ने का आग्रह करते हैं। हम पिछले कुछ हफ्तों में हुई सभी हत्याओं की जांच करेंगे। रविवार को बांग्लादेश में सड़कों पर हुई हिंसक झड़प में अब तक कम से कम 300 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने आज लगाए गए कर्फ्यू का पालन नहीं करते हुए ढाका तक लंबा मार्च बुलाया और इसके चलते ढाका की सड़कों पर एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हमारे आसपास, आप मेरे आसपास इस वक्त 4 तस्वीरें देख रहे हैं। ये 4 तस्वीरें शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने की तस्वीर हैं, जिसमें यह खबर है कि वो हेलीकॉप्टर से भारत की तरफ रवाना हो गई। प्रदर्शनकारियों के हंगामे की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके साथ सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वकारुज्जमान जो कि सेना चीफ हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बांग्लादेश को ये आश्वासन कि बांग्लादेश में सारी चीज़ें सवार पटरी पर लाई जाएंगी, सारी चीज़ें पुराने ढर्रे पर लौट के आएंगी, जो हालात हैं उन्हें ठीक किया जाएगा, अंतरिम सरकार अब बांग्लादेश को आगे चलाएगी। लेकिन भारत के पड़ोस में हाल अब तक कुछ ऐसे ही रहे हैं आज़ादी के बाद से। उस पर चर्चा अपने मेहमानों से भी करेंगे, लेकिन देश के सवाल में पहला सवाल, और कई सारे सवाल उठते हैं सबके बाद। पहला ये कि बांग्लादेश में हिंसा क्यों भड़की, बांग्लादेश में आखिर इस तरीके की हिंसा भड़की क्यों। दूसरा सवाल, क्या आरक्षण की आग से बांग्लादेश तबाह हो जाएगा? जी हाँ, आरक्षण ही वो बड़ी वजह है जो इस सारे विरोध प्रदर्शन की जड़ में है। इस पर भी अपने मेहमानों के साथ चर्चा करके समझेंगे। लेकिन इससे पहले तीसरे सवाल पर आ जाते हैं। देश छोड़कर निकली शेख हसीना का अब क्या होगा? पाकिस्तान भी इसी तरीके की कवायद में हमेशा उलझा रहता है। वहाँ भी सरकार चला रहे, देश छोड़कर भागते हैं और उसके बाद कोई नया आता है, उसके बाद फिर से एक बार फिर उनको वापसी करते हुए देखते हैं। चौथे सवाल की बात कर लेते हैं। भारत के पड़ोस में लोकतंत्र आखिर खतरे में क्यों पड़ जाता है? ये भारत के दोनों ही तरफ आप देख लें, या यूं कहें कि भारत के आसपास के हालात ही अगर आप समझें, पाकिस्तान जहां पर डेमोक्रेसी का डी या लोकतंत्र का ला फंक्शन में कब होता है कब नहीं होता पता नहीं चलता। बांग्लादेश का भी इतिहास ऐसा ही रहा है। एक तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान के साथ भी बांग्लादेश में यही हुआ। चीन में तो खैर लोकतंत्र है ही नहीं। नेपाल में पिछले कुछ दिनों से लोकतंत्र के नाम पर अब की बारी तेरी या उसके बाद मेरी, इसी तरीके की चाल चल रही है। श्रीलंका अपनी हालत से बेजार है, दो चार है। तो यही कोई स्थिति भारत के आसपास है। अगर कहीं पर लोकतंत्र वाकई जी रहा है तो वो भारत ही है। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच, निदेशक इंडिया फाउंडेशन, मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ध्रुव कटोच साहब। मेजर जनरल जे.के. बंसल मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त खास जानकारी के साथ, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ, एसोसिएट प्रोफेसर फॉरेन अफेयर्स, जेएनयू, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और अरविंद तेजावत, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार के तौर पर। हिमांशु भट्ट जी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रुक कर लेता हूं हिमांशु भट्ट जी सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास बाकी लोग रक्षा क्षेत्र से हैं, जुड़े हुए हैं या विदेशी मामलों के जानकार हैं, लेकिन आपका एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू मैं पहले लूंगा, उसके बाद सबके पास चला जाता हूं। भारत के दोनों पड़ोस की बात करें, एक तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी पर चढ़ाए जाते हैं, दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान बेमौत मारे जाते हैं। चाइना में लोकतंत्र है नहीं। नेपाल की बात करें तो यहाँ लोकतंत्र आया गया, तू चल मैं आया, ये हो रहा है। और श्रीलंका के हाल भी बेहाल हैं। लेकिन बांग्लादेश में ये सब क्यों हुआ? क्या हठधर्मिता थी आंदोलन करने वालों की, या फिर बांग्लादेश सरकार स्थिति की गंभीरता को समझ नहीं पाई? हिमांशु जी। मैं 2-3 बातों से शुरू करूंगा राजीव जी। पहली बात तो करेंगे हम, ये एक रिजीम चेंज ऑपरेशन है और वो उसके उफान पर है। आखिर में अगले 2 दिनों में होगा क्या, उसका किसी को नहीं पता। तरफ ये सब क्यों होता है, इसकी तह में जाएंगे आप तो आप ये बात समझ पाएंगे कि जहां जहां फंडामेंटलिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म
जहां जहां जो राष्ट्र के अंदर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। और फिर किसी ना किसी, यहाँ बांग्लादेश का जहां तक सवाल है, बांग्लादेश को आजाद हुए अभी अब हमारे जितने 75 साल भी नहीं हुए, वो तो 1971 में आजाद हुआ। तो हम ऐसा कहेंगे कि 50 साल में ऐसा क्या हो गया। तो यहां पर ये डीप स्टेट, जिसे हम डीप स्टेट कहते हैं ना, कुछ वैश्विक में न रहते हुए भी अपने हिसाब से देशों को चलाना चाहती है। वो डीप स्टेट का एक, ये शेख हसीना खुद पहले बोल चुकी है कि उनको एक क्रिश्चियन स्टेट, भारत का नॉर्थ ईस्ट का एक हिस्सा, बांग्लादेश का एक हिस्सा मिला के बनाना था। अब वहीं से सवाल हुआ, पहले उनको कहा गया कि आप इलेक्शन से पहले चले जाइए, वो नहीं हुआ। भारत ने कहीं ना कहीं मदद की, तो शेख हसीना फिर से सत्ता पर लोकशाही तंत्र से चुन के आई, मगर उनको नहीं जीने देने के लिए फिर ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। और आज ऐसा बताया जाता है कि वो भारत की ओर शरण के लिए आई है। और मेरा ये मानना है, जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है मेरे सूत्रों से, तो बता रहा है कि वो अगरतला पहुंची। देखिए, वेस्ट बंगाल नहीं, अगरतला। जी, बहुत बहुत मायने रखता है अगर ये ऐसा हुआ है तो। और दूसरी बात है, वहां पर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, जो पाकिस्तान में भी बहुत हद तक देखा जाता है, जनून। हमारे चारों तरफ आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं हो पा रही। पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी के नाम पे टंटे फसाद और नाटक होते हैं। बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं हो पा रही, मगर वो पाकिस्तान से ज्यादा स्टेबल थी। इसके लिए पिछले 50 सालों में बांग्लादेश का ग्रोथ अच्छा है। और ये क्षेत्र के अंदर कितनी डीप स्टेट की ऐसी ताकतें हैं जो इस स्टेट की आबादी को ध्यान में रखते हुए, ये क्षेत्र की आबादी को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ा मार्केट देखते हैं। तो वो चाहते हैं ये देशों के, हमारे एशिया के महाद्वीप के, भारतीय महाद्वीप के देशों की बागडोर उनके हिसाब से चले। और जब वो नहीं होता तब ये स्थितियां निर्मित होती है। आज ये जो भी बांग्लादेश में हुआ, वो एक प्रकार का मिलिट्री कू ही है। शेख मुजीब ने 71 में चुनाव जीते थे, जब पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान एक थे। उनको सत्ता पे नहीं आने देने के लिए उनको दबाया गया। मुक्ति वाहिनी आई, भारतीय सेना ने जाके 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को परास्त किया और उनको कब्जे में लिया। ये सब इतिहास हमें पता है। अभी ऐसी कोई चीजें फिर से दोहराई जाएगी, अभी कहना बहुत जल्दी होगा, बहुत मुश्किल होगा। रक्षा विशेषज्ञ आपको बताएंगे। ठीक है, मैं उन्हीं का रुख कर लेता हूं। मेजर जनरल ध्रुव कटोच मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल जेके बंसल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब इनसे पूरा स्ट्रेटेजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये जो परिवर्तन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये परिवर्तन क्या संकेत करता है। 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में यूं तो विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं मेजर जनरल ध्रुव कटोच, लेकिन 1971 बांग्लादेश की आजादी के वक्त जो लड़े थे मुक्ति वाहिनी के लोग, उनको जो आरक्षण दिया गया था 1/3, उसको लेकर ये आंदोलन की शुरुआत होती है। सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश का इसे 5% पर ले आता है। लेकिन क्या ये इतना ही है, या हम तस्वीर को जिस तरीके से देख रहे हैं मेजर, उसके पीछे दूसरी तरफ देखने की जरूरत है? ये बड़ा किया गया है क्या ये आंदोलन? अनम्यूट कर ले खुद को। हाँ, आवाज सुनाई दे रही है? जी जी। हाँ, देखिए, अगर आरक्षण का ही मामला होता तब तो ये सुप्रीम कोर्ट, जो बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट है, उसके आदेश के बाद जब आरक्षण 30% से 5% कर दिया गया था, ये मामला वहीं पर ही समाप्त हो जाता। लेकिन देखिए, उस समय पर स्टूडेंट्स ने भी मान लिया कि हाँ, अभी ये मामला खत्म है और हम आगे आंदोलन नहीं करेंगे। फिर एकदम डिमांड जो है वो फिर चेंज हो गई। और मुझे तो पूरा यकीन है, ये अगर सरकार उन डिमांड्स को भी मान जाती
फिर कोई नई फिर भी डिमांड आ चलेगा। जाती, इसका मतलब है कोई साजिश है इसके पीछे, और ये विदेशी ताकतें हैं। ये ये विदेशी ताकतें जो है ये बीएनपी और जमात को, जो पाकिस्तान जो जी। ऑपोजिशन पार्टी है बीएनपी, और जमात जो पाकिस्तान जो बांग्लादेश का है, ये उनके साथ मिली हुई है। और बात सिर्फ सीधी है, बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करना है। तो देखिए, थोड़ी देर पहले हिमांशु भट्ट जी ने बताया वो क्रिश्चियन स्टेट बनाने का, इसके विषय में खुद शेख हसीना ने बात की है कि वो 3 हिस्सों लेना चाहते हैं, कुछ भारत का हिस्सा, कुछ म्यांमार का हिस्सा और कुछ बांग्लादेश का हिस्सा, और तीनों को मिला के एक वहां पर क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं, जिससे कि वो इस इलाके को कंट्रोल कर सके। बेसिकली ये विदेशी ताकतें यहाँ पर कंट्रोल करने की ये उनकी इच्छा है, फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करने की। अभी किसका हाथ हो सकता है इसमें तो कोई शक नहीं है, ये वेस्ट की तरफ से एक प्लॉट है, ये फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करने का। इसमें चीन को भी अभी फायदा हो जाएगा, लेकिन अभी उनको भी फायदा हो जाएगा। कुछ दिन पहले शेख हसीना गई थी चीन, और एक दिन पहले उसने अपना ट्रिप कट शॉर्ट कर दिया। जी। अब चीन भी यहाँ पर कूद पड़ेगा, पाकिस्तान की आईएसआई भी यहाँ पर कूद पड़ेगी कि ये जो मामला गड़बड़ हो रहा है इसका हम फायदा किस प्रकार से उठाएं। एग्जैक्टली। तो देखिए, ये फायदा कैसे उठेगा ये मैं बताता हूँ। पिछले 15-20 सालों में, या 15 साल कहिए, भारत के रिश्ते बांग्लादेश से बहुत मजबूत हो चुके थे। एक दूसरा, इंसर्जेंसी जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट में तकरीबन खत्म हो गई है, तकरीबन। अभी उनको फिर से मौका मिल जाएगा इसको एक बार बढ़ाने का। अभी देखिए, शेख हसीना है वो अगरतला गई थी। अगरतला क्यों गई? वो सिर्फ 130 किलोमीटर है ढाका से। तो अगर आप फ्लाइट पाथ देखते हैं हेलीकॉप्टर का, वो छोटा पड़ता है और कन्वीनियंट भी पड़ेगा। कोलकाता थोड़ा दूर पड़ता है वहां से, वो तो एक है। दूसरा, वहां से वो सीधा हवाई जहाज लेके दिल्ली आ जाएगी, और कुछ खबरों के मुताबिक है वो अभी लंदन चले जाएंगी, अब भारत में नहीं रहने वाली है। उसके भी कारण कई और हैं। लेकिन ये मुझे तो कोई शक नहीं है, ये सिर्फ रिजर्वेशन सिर्फ एक बहाना था। और नहीं, राजीव जी, मैं एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं। देखिए, आप भारत को देखिए, यहां पर भी वही लोग जो विदेशी ताकतों के साथ मिले हैं, वही आरक्षण की बात कर रहे हैं, वही इस प्रकार के आंदोलन चलाते हैं ताकि इस प्रकार की हालत भारत में भी आ जाए, और हम ऐसी स्थिति पैदा कर दे कि जो इलेक्शन का रिजल्ट है उसको हम समाप्त कर दें। ये तो मेजर जनरल कटोच, मैं आपका रुख करूंगा। ये तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में है, लेकिन भारत में आरक्षण कोई नई बात नहीं है, और आरक्षण के मुद्दे पर भारत कभी इस तरह से वोलेटाइल नहीं हुआ कि उसने बांग्लादेश से ऐसे तस्वीर बना ली हो या पाकिस्तान जैसी तस्वीर। मैं बार बार यही कह रहा हूं, एक तरफ जियाउल हक अपनी बादशाहत चलाते हैं, अयूब खान चलाते हैं, जुल्फकार अली भुट्टो उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, शेख मुजीबुर रहमान के साथ क्या होता है, चाइना की बात ही नहीं करें, वहां लोकतंत्र है ही नहीं। लेकिन मेजर जनरल जेके बंसल, हम चीन का नाम सीधे सीधे क्या ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? मैं फैक्ट के साथ आपके सामने आना चाहूंगा। चीन की यात्रा पर शेख हसीना गई थी, 1-2 दिन पहले ही लौट कर आ गई। चीन उम्मीद कर रहा था तीस्ता को लेकर जो कुछ भी उनके बीच में समझौता होने वाला था, बाद में ये सारा प्रोजेक्ट, तीस्ता का प्रोजेक्ट भारत के पास आता है, भारत के साथ मिलता है, भारत की नज़दीकियां दिखाई पड़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बांग्लादेश के साथ नज़दीकी है देश के तौर पर, और शेख हसीना के साथ, वो छुपी नहीं थी, तस्वीरों में जाहिर भी होती थी। क्या इसको मैं इस तरीके से समझ सकता हूं कि शेख हसीना के साथ जो कुछ हुआ वो खालिदा जिया फैक्टर को रिवाइव करने की एक बड़ी चाल का हिस्सा है, जहां खालिदा जिया पिछले कई सालों से साइडलाइन थी या उनकी पार्टी ही आउटलाइन बाहर की गई हुई थी? क्या ये एक वजह है जो यहां पर दिखाई देती है? और लार्जर पर्सपेक्टिव में क्या ये खतरा है भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए? देखिए, जैसा आपने कहा, और ये बिल्कुल विदित है कि चाइना का हाथ इसमें है, और वो जो चाइना ने उनके ऊपर दबाव भी डाला और जो प्रॉमिस किया था उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी नहीं किया, तो उनको जल्दी वहां से आना। तो इसमें कई विदेशी शक्तियां हैं, जिसमें चाइना है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जो यहाँ पे विचारधाराओं की पार्टी हैं, वो
डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। और डिस्टेबलाइज करने के दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी काफी ग्रो कर रही थी और वो पाकिस्तान को हजम नहीं